मस्ट वॉच कनाडा रियल एस्टेट पार्ट 9। जो भी हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स यहाँ पे मूव होना चाहते हैं उनके लिए एक अभी ओंटारियो की गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करी हुई है जिसमें फॉरेन बायर्स का बैन है। ऑफिस स्पेसेस इन सब की बात करें तो वो भी सारा कमर्शियल में काउंट होता है और वो बैन में नहीं आता। हाँ, इंडिया में बैठे बैठे सोचते यार वहाँ तो ले ही नहीं सकते। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल, ऐसा नहीं ऐसा है। नहीं है। खुद सेटल होना चाहते हैं, अपने बच्चों को सेटल करना चाहते हैं तो राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तक ज़रूर आइए। हमारे थ्रू हम आपको राइट इन्फॉर्मेशन तक लेके जाएंगे कि आप इमिग्रेट कैसे हो सकते हैं विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बजट कि बाय द टाइम दे स्टडी दे कंप्लीट the appreciation of the property has already paid off for all the money that you have spent in their education. So ये तो हुआ एक हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स और उनके मूव करने का। जी का कमीशन स्ट्रक्चर ही कुछ डिफरेंट है। कमीशन सेलर देता है। 2 सेकंड लगते हैं पता करने में और आपको मालूम ही है मेरे चैनल पे जो जेन्युइन कंसल्टेंट होंगे वही आते हैं। Senior Real Estate Consultant Girish Sharma 9810021510. गिरीश शर्मा, ओनली नेम इज इनफ। मस्ट वॉच फुल वीडियो कनाडा रियल एस्टेट पार्ट 9। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं फिर से कनाडा की धरती पर भारत से कोसों दूर यहाँ के फेमस रियल स्टेट कंसल्टेंट रियलिटर मिस्टर अंकित जी के साथ पिछले एपिसोड में, पिछली वीडियो में हमने जो बात की, हमने जो चर्चा की कि कोई बिजनेसमैन और कोई इंडियंस किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस का अगर आना चाहे तो उसे यहाँ क्या क्या चीज़ लेनी चाहिए, यहाँ कहाँ कहाँ लेनी चाहिए, कहाँ कहाँ उसके लिए बेटर है, ये उसके स्टेटस को देख के बताया जाता है, उसके फाइनेंशियल स्टेटस को देख के बताया जाएगा। और आज हम फिर से उसको आगे इसी कड़ी को बढ़ाते हुए फिर से अंकित जी के साथ। अंकित जी नमस्कार। और आज फिर भारतवासियों के लिए आपकी तरफ से क्या कहना चाहते हैं, रियल एस्टेट के बारे में क्या बताना चाहते हैं और क्या फ़ायदा मेरे व्यूअर्स को होगा, और मेरे व्यूअर्स अगर आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आप एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट और उनको दे सकते हैं। जी बिल्कुल गिरीश जी, थैंक यू सो मच। सो पिछली वीडियो से थोड़ा कंटिन्यू करते हुए मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करता हूँ कि जो भी हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स यहाँ पे मूव होना चाहते हैं उनके लिए एक अभी ओंटारियो की गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करी हुई है जिसमें फॉरेन बायर्स का बैन है। सो अगर आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, अगर आप यहाँ पे वर्क परमिट पे नहीं है तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। अभी फिलहाल बैन है। फिलहाल बैन है। 2 साल का बैन इन्होंने लास्ट ईयर लगाया था, तो अभी इस साल के एंड तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैन हटना चाहिए। अगर वो नहीं हटता तो हो सकता है कि वो और 2 साल का बैन एक्सटेंड कर दें या कुछ एक्सेप्शंस ले आएँ। लेकिन इस बात को मान के चलिए कि देयर आर वेज जिसमें आप स्टिल प्रॉपर्टी ले सकते हैं। इसके लिए एक अच्छे लॉयर, अच्छे एजेंट के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है जो आपके यहाँ के रेजिडेंशियल स्टेटस को कंसीडर करता हुए आपको ऑप्शंस बता सकें कि आप किस एरिया में रेजिडेंशियल ले सकते हैं, किस एरिया में मल्टीप्लेक्स ले सकते हैं और किस एरिया में आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं। सो जब हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ रेजिडेंशियल की बात नहीं कर रहे, हम रेजिडेंशियल विद इनकम अपॉर्चुनिटी जिसमें आपके पास 3 या 4 या 5 या उससे ज़्यादा के यूनिट्स होते हैं जो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में काउंट होता है। दूसरा, आप शॉप्स, मॉल, शॉप्स, ऑफिस स्पेसेस इन सब की बात करें तो वो भी सारा कमर्शियल में काउंट होता है और वो बैन में नहीं आता। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करते हैं और कहाँ कहाँ पे किस एरिया में किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई बार इंडियन में वहाँ इंडिया में बैठे बैठे सोचते यार वहाँ तो ले ही नहीं सकते। जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आपके मन में है कि आप यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, खुद सेटल होना चाहते हैं, अपने बच्चों को सेटल करना चाहते हैं तो राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तक ज़रूर आइए। हमारे थ्रू हम आपको राइट इन्फॉर्मेशन तक लेके जाएंगे कि आप इमिग्रेट कैसे हो सकते हैं विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बजट, आप यहाँ प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हैं, अगर आप अपने बच्चों को सेटल करना चाहते हैं जो एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कैसे किस टाइप के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के साथ आप यहाँ पे भेज सकते हैं ताकि बाय द टाइम दे स्टडी दे कंप्लीट the appreciation of the property has already paid off for all the money that you have spent in their education. So ये ना यहाँ पे जब हम देखते हैं और कुछ कंट्रीज़ के कुछ नेशनैलिटी के लोग यहाँ पे आते हैं, दे ब्रिंग इन लॉट ऑफ मनी।
अब क्योंकि फॉरेन बैन लग गया है तो आप डाउनटाउन टोरंटो जैसी जगह पे नहीं ले सकते, बट वो आते थे पहले, एक सीधा सीधा कॉन्डो खरीदते थे, एक अपार्टमेंट खरीदते थे, एक मर्सिडीज़ खरीदते थे। बाय द टाइम जब उनकी 4 साल की पढ़ाई पूरी होती थी तो वो कॉन्डो भी उनका पेड ऑफ होता था, वो उनकी मर्सिडीज़ भी पेड ऑफ होती थी, और कुछ पैसे वो जेब में लेके जाते थे। उनकी पढ़ाई फ्री हो जाती थी और यहाँ उनको वर्क परमिट मिल जाते थे, यहाँ पे रहने की कोशिश करते थे। तो वो भी एक माइंडसेट है। सो अपना माइंडसेट बजट के हिसाब से आप ओपन रखिए, आप रीच आउट करिए टू अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके, कहाँ पे प्रॉपर्टी लेके आपको बेनिफिट मिल सकता है, इवन व्हेन योर स्टेटस इज़ नॉन रेजिडेंट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये तो हुआ एक हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स और उनके मूव करने का। जी। एक थोड़ा सा कमीशन स्ट्रक्चर पे भी बात करते हैं। वो बेटर है, क्योंकि वो इंडिया के अगर हम हिसाब से देखें तो वो सबसे पहले वो बात की जाती है, लेकिन मैं देखता हूँ कि यहाँ के क्लाइंट को वो मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ का कमीशन स्ट्रक्चर ही कुछ डिफरेंट है। तो उसके बारे में भी आप जरा मेरे व्यूअर्स को यहाँ का बताएं, कमीशन स्ट्रक्चर जो है वो बहुत डिफरेंट तरीके से चलता है यहाँ पे। जैसे आई थिंक इंडिया में भी यही है कि आप रेंटल पे कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो 1 मंथ का रेंट कमीशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन यहाँ पे वो 1 मंथ का रेंट, चाहे आप बायर हैं या फिर टेनेंट हैं, उस केस में दोनों साइड में इन मोस्ट ऑफ द केसेस लैंडलॉर्ड की तरफ से ऑफर होता है। तो बायर को अपनी या टेनेंट को अपनी पॉकेट से नहीं देना पड़ता। ऑल दो जो हमने बायर्स रिप्रेजेंटेशन एग्रीमेंट के बारे में बात करी थी, उसमें ये क्लॉज ज़रूर होता है कि एक एक्सपेक्टेड कमीशन है। जैसे आप अगर मेरे साथ काम कर रहे हैं, आप टेनेंट हैं और आप रेंटल पे ले रहे हैं, तो एक हाफ मंथ का रेंटल विद प्लस टैक्स। टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में। टैक्स के बिना तो यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता बिल्कुल, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 13% टैक्स आप ज़रूर मान के चलिए कि ओंटारियो में हर जगह पे हर टाइप की सर्विसेज पे लगता है। तो आधे मंथ का रेंट प्लस टैक्स आप मुझे पे करेंगे। अगर तो वो कमीशन लैंडलॉर्ड की तरफ से ऑफर की गई है तो आपको कुछ नहीं देना। अगर वो कमीशन लैंडलॉर्ड की तरफ से कुछ कम है, लेट्स से आधे से महीने की है, 1 हफ्ते के कमीशन के हिसाब से देखा, तो 1 हफ्ते का आप मुझे रीइंबर्स करेंगे। सो ये कमीशन मॉडल जो है ये बायर्स रिप्रेजेंटेशन में रेंटल के केसेस में वेरी वेल डिफाइंड है। सेल परचेज के केस में भी सिमिलर वे में काम करते हैं। कई बार बायर्स के मन में होता है मैं तो ऑलरेडी इतना सारा पैसा दे रहा हूँ तो मैं कमीशन, बिकॉज यहाँ पे एक माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि कमीशन सेलर देता है। लेकिन आपको एक फैक्ट बता दूँ, ये शायद आपको बहुत से लोग डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त क्लियर नहीं करेंगे, बट मैं आपको क्लियर करूँगा कि जो डॉक्यूमेंट है वो ये कहता है कि मेरी कितनी कमीशन है। अगर लेट्स से एक एक्स अमाउंट लेके चलते हैं कि मेरी कमीशन है 2.5%। आप अगर कुछ भी लेंगे उस पर 2.5% आप मुझे कमीशन पे करेंगे। हाँ, वो डॉक्यूमेंट ये भी कहता है कि अगर उस कमीशन का कुछ भी पार्ट सेलर की तरफ से आ रहा है तो हम आपसे कुछ नहीं लेंगे। बट वो जो सेलर की तरफ से पार्ट आ रहा है, अगर वो 2.5% नहीं है तो आप लाइबल हैं उस 2.5% को पूरा करने के लिए। वो ब्रिज का जो गैप है, उस जो गैप है कमीशन का, उसको बिल्टअप करने के लिए। सो इन फ्यूचर डील होने के बाद लेट्स से सेलर ने 2.5% ऑफर करी, आपने मेरे साथ सेलर ने 2% ऑफर करी, आपने मेरे साथ 2.5% पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, तो आप लायबल हैं ट्रांजैक्शन की क्लोजिंग पे वो 0.5% मुझे रीइंबर्स करने के लिए। हाँ, ये भी हो सकता है कि सेलर ने कुछ भी कमीशन ऑफर नहीं करी। तो जब सेलर ने कुछ भी कमीशन नहीं ऑफर करी तो पूरा 2.5% जो आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है वो आप मुझे पे करेंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए वो 2.5% पूरा का पूरा आपकी पॉकेट से नहीं आता। अगर आप ये सोचे आपने $1 मिलियन की प्रॉपर्टी ली, 2.5% के हिसाब से आपको 25,000 प्लस टैक्स मुझे पे करना है, नहीं। आप सिर्फ जितना परसेंटेज डाउन पेमेंट कर रहे हैं उतना ही परसेंटेज आपको डायरेक्टली मेरी फीस का आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, बाकी का आपका मॉर्गेज में इंक्लूड होगा। सो इट इज़ पार्ट ऑफ द होल डील। आपने एक तरह से मिलियन नहीं, 1,25,000 प्लस जो HST का पार्ट है, आपने वो डील साइन करी है। तो मॉर्गेज आपको ये मेरी जो कमीशन है उसको भी रीइंबर्स करके देगा। तो ये मत सोचिए कि आप मुझे कमीशन दे रहे हैं, मुझे सेलर से नहीं मिल रही, तो आपकी पॉकेट पे सारा लोड आ रहा है। आपको उतनी ही प्रॉपर्टी सस्ती भी दिलाने की कोशिश की जाएगी, आपको सस्ती मिलेगी इनफैक्ट, क्योंकि फाइनली सेलर को ये देखना है कि उसकी पॉकेट में कितना आ रहा है। चाहे वो 5% कमीशन दे या 2.5% कमीशन दे, वो अपना एक नेट देखेगा। और हम भी आपको उसी तरीके से गाइड करेंगे कि अगर ये कमीशन आपकी पॉकेट से आ रही है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के केस में, सो इन दैट केस हम उस प्रॉपर्टी का ऑफर प्राइस या फिर
जो एक मार्केट प्राइस है उसको अकॉर्डिंगली रिड्यूस भी करके देंगे। मतलब बड़ी ट्रांसपेरेंसी है इसमें, कोई हिडन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर सेलर की तरफ से कम आ रहा है तो वो भी रिटर्न में आ रहा है, ऐसा कुछ हिडन नहीं है। कुछ हिडन नहीं है। आप जब पेपर साइन करेंगे आपको पता होगा कि मुझे आपके रिप्रेजेंटेटिव को एज अ बायर रिप्रेजेंटेटिव कितनी कमीशन मिल रही है। और ये रेंट और परचेज दोनों के लिए ये सिस्टम जो है ये चल रहा है। ये बहुत सालों से ये सिस्टम जो है ये काफ़ी बारी चेंज हुआ है। पहले इंडिया की तरह बायर अपनी कमीशन और सेलर अपनी कमीशन देते थे। ये प्रोसेस को बहुत सालों पहले कनाडा ने चेंज कर दिया। आज भी अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो बायर अपनी कमीशन और सेलर अपनी कमीशन ही देता है। सेम मॉडल यहाँ पे भी कनाडा में भी अगर आप डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखें तो वही है। इट इज़ जस्ट दैट एक ट्रेंड है जिसमें सेलर ऑफर कर रहा है, बट अगर सेलर ऑफर नहीं कर रहा, बी प्रिपेयर्ड दैट यू हैव टू पे दैट कमीशन फ्रॉम योर पॉकेट, बट द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी अकॉर्डिंगली एडजस्टेड। तो दोस्तों आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, जैसे हमारे दिल्ली एनसीआर में ये हिडन रहती हैं कुछ चीज़ें, बाद में दिखते आती है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बड़ी ट्रांसपेरेंसी और जितनी ऑनेस्टी के साथ मिस्टर अंकित अपने क्लाइंट्स को डील दिलवाते हैं, तो वो भी अगर इस चीज़ को शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने जिन लोगों का इंटरव्यू लिया, जिनसे पूछा, तो उनसे इतना बढ़िया फीडबैक दिया। बाकी आज की डेट में 2 सेकंड लगते हैं पता करने में, और आपको मालूम ही है मेरे चैनल पे जो जेन्युइन कंसल्टेंट होंगे वही आते हैं। तो अंकित जी, इस एपिसोड में कमीशन के बारे में हुआ। मैं चाहता हूं कि आप अगली वीडियो में मुझे वो भी बताएं कि जो हाईली नेटवर्थ है जिनकी इंडिया में, उनके लिए यहाँ क्या बेस्ट रहेगा और किस लेवल से लेके किस लेवल तक की प्रॉपर्टी आप उनको दिलवा सकते हैं। जी बिल्कुल, उस बारे में भी चर्चा करते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में फिर से अंकित जी से मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद। कि क्यों हम भरोसा करें गैरों पर, जबकि हमें चलना है सिर्फ अपने ही पैरों पर। आप सिर्फ सच्चाई के साथ अपना कर्म कीजिए, बाकी सब उस ईश्वर पर छोड़ दीजिए कि वह आपको अगली सुबह कहां लेकर जाएगा और किस मंजिल तक पहुंच जाएगा। सच तो यह है कि सुबह होने तक फूल को भी यह पता नहीं होता कि उसने मंदिर जाना है या फिर कब्र पर। इसलिए जिंदगी में हमेशा परिवार और पारिवारिक मित्रों के साथ खुश रहो, हंसते खेलते रहो, जिंदगी को जियो। आखिर में आपके लिए मेरा एक छोटा सा संदेश कि तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। Girish Sharma, a senior real estate consultant working in the field of real estate for over 3 decades now. Devoted to the cause of public awareness, he has written more than 2,000 articles published in some renowned newspapers. Time and again, he has been felicitated for his sheer hard work in taking the cause forward. So go ahead, like, share and subscribe to his YouTube channel Property Tips by Girish Sharma to enrich your knowledge with his informative videos based on his remarkable experience in the property sector.